आज मैं आप लोगों को जॉइंस के बारे में बताऊंगा कि एसक्यूएल में जॉइंस का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, और क्या इसका रोल है, जॉइंस का क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है। ठीक है, देखिए अभी से इससे पहले जो भी आपने एसक्यूएल पढ़ी है, चाहे वो पहले की वीडियोस में देखी है या और जो भी आपने एसक्यूएल पढ़ी है, उसमें नॉर्मली एक टेबल हुआ करती थी। ठीक है, एक टेबल होती थी, उसी टेबल के ऊपर क्वेरीज अप्लाई की जाती थी। उसी से डेटा को एक्सेस करने के लिए जो भी हम लोग करते थे उसी के थ्रू ही करते थे। जो भी डेटा एक्सेस करना है, जैसे भी करना है, हम उसी के थ्रू कर लेते थे डेटा एक्सेस। ठीक है, और उस पर जो भी हमें क्लॉज लगाने हो, जो भी हमें उसमें प्रॉपर्टीज़ लगानी हो, जो भी फंक्शन का यूज़ करना हो, जैसे भी करना हो, हम लोग एक टेबल के लिए काम करते थे। ठीक है, अब ये जो जॉइंस वाला पार्ट है, या अब अगर मान लो हमारे पास दो टेबल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं, तो उनमें हम उन दोनों को कंबाइन करके हमको डेटा एक्सेस करना हो, कि उन दोनों को कंबाइन करना हो और फिर डेटा एक्सेस करना हो, या उन दोनों को कंबाइन करके हमें कुछ डिस्प्ले करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे केस में हमें जॉइंस की ज़रूरत होती है। जॉइंस का मतलब ही होता है कि भाई दो चीज़ों को जोड़ने वाला है। जॉइन का मतलब है गठबंधन, जॉइनिंग का मतलब गठबंधन करना। तो जॉइंस का मतलब यहाँ एसक्यूएल जॉइंस का मतलब है कि ऐसी क्वेरी या ऐसा स्टेटमेंट या ऐसे कीवर्ड्स या जो भी कह लें हम, ठीक है, जो एक से ज़्यादा टेबल को, दो या दो से ज़्यादा टेबल को ऐड करने के काम में आते हैं। अगर हमको उनको जोड़ के कुछ उसमें से डेटा एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे और किस तरीके से वो चीज़ें हो पाएंगी और उनमें क्या चीज़ों का हमें क्या क्या रोल होगा। ठीक है, तो ज्वाइन इज़ अ क्वेरी दैट कंबाइंस टू रो फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। कह रहा है ज्वाइन जो है वो एक तरह की क्वेरी होती है जो कि रोज़ को कंबाइन करती है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स की, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स की। यहाँ तो जो भी आपको बताया जाएगा, जो वीडियोस के थ्रू आपको बताया जाएगा, उसमें दो टेबल के बारे में ही होगा, तीन टेबल का नहीं होगा। ठीक है, दो टेबल्स में कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वही सब कुछ बताया जाएगा। जो आपके सीबीएसई के कोर्स में है या जो भी बीटेक में या और जगह पे भी होता है, जितने भी जो भी हमारे आईटी के कोर्सेज हैं, उन सभी में जो भी क्वेरीज, जो भी मतलब डेटाबेस बताया जाता है, वो नॉर्मली वन टेबल या टू टेबल का ही होता है, थ्री टेबल फोर टेबल का नहीं बताया जाता है। हालांकि वो सब भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत डीप में जब जाए तब वो चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, सोचने में लगता है अरे यार दो टेबल, एक टेबल में तो चलो कर लेते थे, इतनी दिक्कतें क्या आती थी भाई प्रोग्रामिंग में। और अगर हम एसक्यूएल क्वेरीज़ की बात करें तो प्रोग्रामिंग की तुलना में तो एसक्यूएल क्वेरीज़ ईजी ही होती हैं। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की जाए तो ईजिली समझा जा सकता है। हाँ ठीक है, जब उसमें बहुत थोड़ा सा घुस घुस के चीज़ें पूछी जाती हैं तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता है। दो टेबल भी हो तो भी उनमें से डेटा फेच करना मुश्किल नहीं होता है, और वो इजीली आप लोग कर सकते हैं। और जो भी मतलब जो बोर्ड के लिहाज से भी देखा जाए तो बोर्ड के क्वेश्चंस में, जो बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके दो टेबल से रिलेटेड ही आएंगे। सिंगल टेबल से जो है वो कम ही आता है। वो पुराना एसक्यूएल वाला पार्ट रिपीट इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक आप ये दो टेबल पे कैसे क्वेरीज अप्लाई करनी है वो तो आप सीख ही नहीं सकते जब तक सिंगल टेबल पे ना आता हो। तो वो जो 11th का पार्ट है उसको 12th में फिर से रिपीट इसीलिए किया जाता है कि पुराना पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसमें से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आपके दो टेबल से रिलेट करके ही आएंगे। उसमें से ही वो घुमा के पूछेगा कि कैसे कौन सी चीज़ करेंगे, किस तरीके से उसमें से वही क्वेरीज ही होंगी। क्वेरीज को सोच के बताना है। स्टेटमेंट तो एक ही लाइन का होता है, लेकिन इस एक लाइन के स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको एक ठीक ठाक स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह सामने आपको दो टेबल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू को समझते हैं। कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली समझना उतना आसान नहीं होता है जब तक उसको प्रैक्टिकली ना समझा जाए। वो भी कंप्यूटर जैसे कोर्स में तो प्रैक्टिकली समझना 100% है ही भाई। बिना आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो उसको वो चीज़ डेफिनेशन रटने से तो काम नहीं चल पाता है। ठीक है, लेकिन थ्योरी भी, अब थ्योरी का अपना रोल है, प्रैक्टिकल का अपना रोल है। पहले थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल बताया जाता है। ठीक है, ये सारे चैप्टर के प्रैक्टिकल भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा कवर कर लें, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि मोबाइल पे इसके प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, जो ऐप भी हैं वो पेड हैं, तो उनके थ्रू नहीं समझ में आता। तो सिस्टम से ही जो मैंने क्लास 11th वाले पार्ट के सिस्टम के थ्रू वीडियोस बनाए थे, वैसे ही क्लास 12th वाले पार्ट के भी सिस्टम के थ्रू वीडियोस बनाएंगे, तो उसको आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि उसके लिए मुझे भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि पहले पूरी टेबल क्रिएट करके रखे रहें, फिर डायरेक्टली आपको जब रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हम शुरू करें तो बस रिकॉर्डिंग वाले टाइम पे आपको दिखा दें कि कैसे कैसे कौन सी टेबल वर्क कर रही है। ठीक है, चलो वो तो खैर एक अलग बात है। पहले तो
इस नए पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जॉइंस किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है, फिर क्वेश्चन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको प्रैक्टिकल नहीं करना होगा, सिर्फ क्वेश्चंस ही करने होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल आएगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इतने ईजिली सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जब टेबल हमारी दो से ज़्यादा होती हैं तो हम लोग जॉइंस का यूज़ करते हैं, और इनको यूज़ करने के अपने कुछ तरीके हैं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, मान लें हम कहें कि लिस्ट ईएमपी नेम विद करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम। अगर हमको एम्प्लॉई नेम बताना है डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग, तो हम इसे कैसे बताएंगे? ठीक है, हमको एक क्वेरी एक है कि लिस्ट ईएमपी नेम विद करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट है। हमको एम्प्लॉय के नाम बताना है उनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम की हेल्प से। ठीक है, अब देखो एक सबसे बड़ी चीज़ याद है, जब भी हमें कोई ज्वाइन लगाना होगा, दो टेबल को लिंक करना होगा, तो सबसे बड़ी जो कंपल्सन जिस चीज़ का है वो ये है कि दोनों ही टेबल में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि एक जैसा हो। अगर वो एक जैसा नहीं है तो हम ज्वाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉलम हमें कंपलसरी है कि वो एक होना चाहिए। उनमें लिंकिंग हम डायरेक्टली ऐसे लिंकिंग नहीं कर सकते, लिंकिंग करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखो, जो पहली हमारी ईएमपी वाली टेबल है, ईएमपी वाली टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, दो टेबल है हमारी डीईपीटी डिपार्टमेंट। ठीक है, इन दोनों टेबल में हमको ज्वाइन अप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पहली वाली टेबल है ईएमपी टेबल, इसमें जो ईआईडी है, ये ईआईडी जो है वो प्राइमरी की है इस ईएमपी टेबल के लिए। भाई हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, तो यहाँ ईआईडी एक प्राइमरी की है, बाकी के दोनों नॉर्मल हमारे फील्ड्स हैं। फिर तीसरी जो है इसमें है ये वो डीआईडी है। ठीक है, डीआईडी मतलब डिपार्टमेंट आईडी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ डीआईडी, अब ये क्या है, जो दूसरी टेबल है हमारे डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, जो डीआईडी है वो डीआईडी है प्राइमरी की। अब यहाँ यहाँ पर प्राइमरी देखो, पहले भी मतलब डेटाबेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें बताया जाता है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, और एक अगर हमने किसी एक को प्राइमरी की बना दिया तो फिर वो किसी और टेबल में प्राइमरी की नहीं बनेगी, वो किसी और टेबल की हमारी कैंडिडेट की तो हो सकती है लेकिन प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो यहाँ डीआईडी जो है पहली टेबल में वो एक कैंडिडेट की है, प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की ईआईडी है। लेकिन जो दूसरी टेबल है उसमें हमारी ये जो डीआईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, ये प्राइमरी की है दूसरी टेबल की। तो यही हमारा मेन ज्वाइन है जहाँ से हम इन दोनों टेबल को लिंक कर सकते हैं। इसी एक तरीका है इसको लिंक करने का, बिना उस तरीके को अप्लाई किए हम लोग लिंक नहीं कर पाएंगे। कि हमको जो चाहिए वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, वो चीज़ ज़रूरी है कि उसमें कोई लिंकिंग होनी चाहिए। जब तक लिंक नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग के लिए एक फील्ड का कॉमन होना, कम से कम एक फील्ड का कॉमन होना कंपलसरी है। कि दो टेबल अगर हम लिंक कर रहे हैं, ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम एक टेबल ऐसी हो जो दोनों में कॉमन, एक फील्ड ऐसी हो, सॉरी टेबल गलत कह गए, एक फील्ड ऐसी हो जो दोनों में कॉमन हो। क्योंकि अगर वो फील्ड कॉमन नहीं होगी तो हम उससे लिंकिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेरी के थ्रू उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, लिस्ट ईएमपी नेम विद करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट है। हमको एम्प्लॉय का नाम लिखना है और डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट का। ये तो क्लियर है कि यहाँ पर हमको पहली वाली टेबल में जो दूसरी फील्ड है वो चाहिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको जो दूसरी वाली टेबल की जो दूसरी फील्ड है डी नेम वाली वो चाहिए। ठीक है, इन दोनों को हमको अलग डिस्प्ले करना है अपने आउटपुट में। अब ये कैसे डिस्प्ले होगा? ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बीच में जो एक ब्रिज बनाने के लिए जो एक चीज़ है वो है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी। ईएमपी टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर रही है, और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी तो है ही एज अ प्राइमरी की। देखो अब इसके लिए कैसे क्वेरी क्रिएट होगी, सेलेक्ट EMP.EMP नेम। यहाँ EMP जो है वो टेबल को लिंक टेबल को डिस्प्ले मतलब शो कर रहा है, और ई नेम जो है मतलब EMP टेबल का ई नेम वाला कॉलम। ठीक है, कॉमा DEPT.DNAME। ठीक है, पहला जो है हमें को सेलेक्ट के बाद दोनों लिखे हुए हैं वो टेबल के साथ साथ जो कॉलम है उसकी बात कही गई है, EMP.ENAME, DEPT.DNAME। ठीक है, EMP का ई नेम वाला कॉलम और डिपार्टमेंट का डी नेम वाला कॉलम फ्रॉम EMP, DEPT। जब दो टेबल यूज़ होती है तो फ्रॉम के बाद भी दोनों टेबल का नाम यूज़ किया जाता है। वेयर EMP DID इज इक्वल टू DEPT DID, जहाँ पर EMP की DID EMP.DID इज इक्वल टू DEPT DID। ये एक नॉर्मल तरीका है इस तरह के ज्वाइंस को अप्लाई करने का।
ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से एक तरीका और है वो भी आगे बताते हैं। ये नॉर्मल तरीके से हम इस तरीके से जॉइंस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा जो टेबल का नाम है वो भी रहेगा, जो कॉलम हमको डिस्प्ले कराना है आउटपुट में चाहिए वो भी रहेंगे, और कौन कौन सी टेबल से वो दोनों कॉलम है, और साथ ही में कहाँ से हम उसको लिंक कर रहे हैं, किस चीज़ से हम लिंक कर रहे हैं वो लिखना क्वेरी में ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो वो डिस्प्ले करेंगे नहीं। ये वेयर के बाद जो लिखा हुआ है emp.did इज इक्वल टू dept.did, ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं लिखेंगे तो हमें क्वेरी एक झटके में समझ में नहीं आएगी कि क्या क्या यहाँ पे बात ये कही जा रही है। तो यहाँ DID जो है वो EMP में भी है और DID जो है DEPT में भी, इसीलिए दोनों को इक्वल किया गया है कि इन दोनों को कंपेयर करके हमको एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए, बिना उसके हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी क्वेरी है जॉइंस की, किस तरह से हम जॉइंस अप्लाई करते हैं और किस तरीके से जॉइंस अप्लाई करके हम उस डेटा दो टेबल के डेटा को कंबाइन करके फेच कर सकते हैं, मतलब कंबाइन करके हम उसको अपने पास डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से और समझते हैं। एक तरीका और होता है यूजिंग टेबल एलियासिंग। टेबल एलियासिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब उसी का टेबल का एक एलियासिंग का मतलब होता है एक निक नेम क्रिएट कर देना। ठीक है, निक नेम क्रिएट करके भी कर सकते हैं। एक तरीका दूसरा है, उसको बताते हैं कैसे होता है वो। देखो यहाँ पर ये हम दूसरे तरीके से वही सेम क्वेरी लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट e.ename। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे ई क्या है, फिर लिखा हुआ है कॉमा d.dname। ठीक है, यहाँ पहले वाले जो क्वेरी लिखी थी वहाँ पर सेलेक्ट के बाद emp.ename था और dept.dname था, उसको हटाकर हमने emp की जगह e लिखा है, dept की जगह d लिखा है। फ्रॉम emp e dept d वेयर e.did और d.did। अब ये e और d कहाँ से चला आया? सिंगल e और d जो दिख रहे हैं आपको तीन जगह पे, तीन जगह e लिखा हुआ, तीन जगह d लिखा हुआ, ये कहाँ से आ गए? ठीक है, इसको कहते हैं टेबल एलियासिंग। एलियासिंग का मतलब होता है कि टेम्प्रोरी टेबल गिवन टू अ टेबल नेम इन फ्रॉम क्लॉज इज कॉल्ड टेबल एलियासिंग नेम। यहाँ टेबल एलियासिंग नेम का मतलब होता है कि यहाँ पर एक टेम्प्रोरी नेम दिया गया है। यहाँ पर हमने जो EMP है, EMP को एक टेम्प्रोरी नेम दे दिया है E, और DEPT को एक टेम्प्रोरी नेम दे दिया है D। इसी को बोलते हैं टेबल एलियासिंग। उनको एक टेम्प्रोरी नेम देकर हमने अपने कोड को थोड़ा छोटा, अपनी जो क्वेरी को थोड़ा छोटा कर लिया है कि e.ename d.dname फ्रॉम EMP-E। अब यहाँ जो फ्रॉम के बाद डिफाइन हुआ है, इससे क्लियर हो जा रहा है जो EMP-E का मतलब है कि EMP टेबल को E जो है वो स्मॉल e जो है वो EMP टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल स्मॉल d है वो डिपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है। और फिर वेयर में भी हमने उसी तरह से चेंज कर दिए हैं e.did और d.did। ठीक है, लास्ट में वो नहीं लगाया है सेमीकोलन, वो भी लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं लगेगा तो क्वेरी रन करेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारी क्वेरी हो जाती है। टेबल एलियासिंग का यूज़ करके हम कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाती है, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। हम जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, टेबल एलियासिंग को ना भी जाने अगर हम जनरल तरीके से भी करें तो उसमें कहीं कुछ नहीं। थोड़ी क्वेरी लिखने में बड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा चीज़ें क्लियर रहती हैं टेबल एलियासिंग का यूज़ करने पर। भाई वो चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों टेबल एलियासिंग यूज़ की गई है। लेकिन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें इस क्वेरी में क्या, मान लो कोई क्वेरी ही आ गई, कोई क्वेरी पूछ दिया, कहे कि इसमें क्या है, इस क्वेरी का आउटपुट बताओ। ठीक है, इस का कोई क्वेरी दे दी, आपके एग्जाम में आ गई, टेबल बनी हुई है, 4 क्वेरी लिखी हुई, 4 क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा वो हमको बताओ। तब बिना आपको टेबल एलियासिंग नहीं पता होगी तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या है। अगर क्वेरी लिखनी हो तो टेबल एलियासिंग का ना भी यूज़ करें तो भी हम क्वेरी लिख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं जनरल मेथड से। लेकिन टेबल एलियासिंग जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आउटपुट वाले क्वेश्चन आ गए तो आउटपुट वाले क्वेश्चन के लिए हमको टेबल एलियासिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो आउटपुट वाले क्वेश्चन में वो ये मान के चलते हैं कि सब कुछ जितना भी कोर्स में दिया गया है बच्चों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो फिर वो अगर उसमें टेबल एलियासिंग यूज़ कर देंगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, फिर आप उसको गलत कर सकते हो। तो इस वजह से इसको जानना ज़रूरी है। कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और कुछ कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। एक बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ स्मॉल ई और स्मॉल डी जो है वो हमारा दो टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। अगर हम इसको अलग यूज़ करना चाहेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये टेम्प्रोरी है, ये परमानेंट नहीं है, बिल्कुल परमानेंट ऐसे समझिएगा नहीं, ये टेम्प्रोरी है। सिर्फ ये समझो कि कुछ टाइम के लिए उसको एक नाम दे दिया गया है।
ठीक है। परमानेंटली वो नाम नहीं है उसका, उसका नाम एम्प्लॉय टेबल का नाम ईएमपी ही है, डिपार्टमेंट टेबल का नाम डीईपीटी ही है। डी और ई सिर्फ टेम्प्रोरी नेम क्रिएट किए गए हैं, सिर्फ हमको जो हमारा ये वाला पार्ट है कि जो भी हमें लिखना पड़ेगी क्वेरी बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसके में दिक्कत ना आए इसके लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये एक था आपका जॉइंस का एक थोड़ा सा ओवरव्यू था, किस तरीके से जॉइंस अप्लाई करते हैं। जो जॉइंस आप लोगों को पढ़ने हैं उसमें आपको 3 तरह के जॉइंस आते हैं, और भी होते हैं, मतलब ये 3 आपको मेन पढ़ने हैं, इक्वी जॉइन, क्रॉस जॉइन और नेचुरल जॉइन। ठीक है, ये तीनों जॉइंस आपको पढ़ने हैं, जो आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे किस तरीके से इन जॉइंस का यूज़ करते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है और किस तरीके से इनको यूज़ करके हम लोग टेबल नहीं क्रिएट करते हैं, टेबल से आउटपुट को एक्सेस करते हैं। और भी जॉइंस होते हैं लेकिन वो सारे जॉइंस सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, कुछ ही पढ़ने हैं। सारे जॉइंस आपके कोर्स में भी नहीं आते हैं और उनका उतना यूज़ भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसी के बाद से नेक्स्ट जो आपका इसके बाद जब आपका वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इनमें से कोई एक जॉइन के बारे में बारी बारी से एक जॉइन दो जो एक वीडियो में जैसे भी मतलब कवर हो पाएगा तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस का नंबर आएगा। पहले ये सारा थ्योरी वाला पार्ट एक बार कवर कर देंगे या कोशिश देखेंगे, अगर बीच में पॉसिबल हुआ तो फिर वीडियो वाले पार्ट के थ्रू भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू भी जितना इससे पहले के वीडियो में बताया है उसको एक किसी प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और थियोरेटिकली भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ प्रैक्टिकल में जैसे हमने क्वेरी टाइप की आउटपुट आ गया, लेकिन वो कैसे आया, क्यों आया, कैसे डेटा फैच हुआ, कहाँ से लिंक हुआ, कहाँ से कौन सी चीज़ यूज़ की है, वो प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता है। वो तो बस आपने क्वेरी चलाई और डेटा वहाँ से निकल आया, एक्सेस हो गया, आपको दिखाई दे गया, लेकिन वो कैसे हुआ, कहाँ पे कौन सा जॉइन लगा, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगी, कहाँ से कौन सी लिंकिंग हुई, वो आपको मतलब थ्योरी के थ्रू समझ में आएगा कि कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही, कैसे लिंक हो रही, कैसे क्या हो रही है। डायरेक्टली अगर हम प्रैक्टिकल के थ्रू सब कुछ बताने लगे या कोई भी बताने लगा तो वो एक बार में समझ में नहीं आती है।